Good afternoon, everyone. We are continuing with Introduction to Financial Planning, our Unit 1. Last week हमने time value of money तक cover कर लिया था और Introduction to Financial Planning we studied. So we are moving on to the next topic, which is on savings today. तो savings exactly क्या है? हमने financial planning goals किए थे, हमने steps of financial planning किया था, उसमें कहा था कि savings is a very important part of that whole process. तो उसके अंडर भी से लाइक फॉर एवरी फाइनेंशियल गोल सेम केस में सेविंग्स के लिए भी देयर आर डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. रेगुलरली वी नीड टू सेट अ गोल, वी नीड टू मेक अ प्लान एंड देन वी नीड टू मेक आवर सेविंग्स अकॉर्डिंग टू दैट प्लान. सेविंग गोल्स शुड ऑल्सो बी स्मार्ट. जैसे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स में किया था कि वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, सिस्टमैटिक, मेंटेनेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली गोल्स, मेजरेबल. ये सारी चीज़ें सेविंग्स के गोल्स के लिए भी आपकी अप्लाई होती हैं. फॉर एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है मिस्टर ए, उन्हें एक कार खरीदनी है. सो ही डिसाइड्स कि अब मैं हर हफ्ता 2,000 रुपये सेव करूँगा अपनी इनकम में से. तो मान लीजिए एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने हर हफ्ता करके 52 इंटू 2,000 1,04,000 सेव कर लिया अपनी कार की डाउन पेमेंट करने के लिए, ताकि उनको लोन मिल जाए. क्योंकि कार का परचेज करने के लिए लोन के साथ साथ आपको डाउन पेमेंट भी करना होता है. उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने गोल सेट किया कि मुझे कार लेना है, इतने अमाउंट का कार लेना है और इतना डाउन पेमेंट करना है. देन ही मेड अ प्लान दैट आई विल सेव ₹2,000 इन एवरी वीक फॉर 1 ईयर. तो उसमें 52 वीक्स में वो सेव करते गए 2,000 रुपये हर हफ्ता. ऐसे उन्होंने एक साल के अंदर 1,04,000 रुपीज़ सेव कर लिए अपनी कार की डाउन पेमेंट करने के लिए. Now, what is the definition of savings? Savings का मतलब क्या है? It means setting money aside from present earnings to provide for the future. आपकी प्रेजेंट अर्निंग्स जितनी भी हैं, आपकी बिजनेस इनकम है, आपकी सैलरी इनकम है या आपका कोई इन्वेस्टमेंट्स इनकम्स हैं, उसमें से आप थोड़ा सा पैसा निकाल के यू आर कीपिंग इट असाइड एंड यू आर कीपिंग इट सेफली टू प्रोवाइड फॉर योर फ्यूचर में आपकी नीड्स के लिए, आपके गोल्स के लिए, फॉर एनीथिंग. दैट इज बेसिकली savings. Money saved is money earned, as it's a very famous quote that जितना money आपका save हो रहा है, it's actually a earning as well. तो मनी फ्रॉम द सेविंग्स इज अ मीन्स टू इंक्रीज द इनकम. ऑब्वियसली जब आपने एक पैसा सेव कर लिया तो अब आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस पैसे को आपके बैंक में ही डिपॉजिट कर सकते हैं, और यू कैन डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विद योर मनी टू इंक्रीज योर इनकम, राइट. And individual savings are maintained when the cash flows are not faster than the inflows. Cash outflows are not faster than the inflows. सेविंग्स में तभी मेंटेन कर सकता है कोई इंसान, कैश आउटफ्लोज यानी कि उनके जो खर्चे हो रहे हैं या फिर उनके जो बिल्स पे करना है वो, या एनीथिंग दैट दे आर परचेजिंग, अगर वो जिस स्पीड से खर्चा कर रहे हैं, जितनी स्पीड से उनके अकाउंट में से पैसा खत्म हो रहा है, और उतनी ही स्पीड से अगर पैसा आ भी नहीं रहा है, मतलब सैलरी इतनी नहीं है या इन्वेस्टमेंट इनकम इतनी नहीं है, तो सेविंग्स मेंटेन नहीं हो सकती. इफ यू आर योर इनफ्लोज are slower than your outflows and you will not be able to maintain your savings. But if your outflows are not faster than your inflows, then a person will be able to maintain their savings. यानी कि जो खर्चे हैं, जो कैश आउटफ्लोज हैं, उनकी जो स्पीड है वो इनफ्लोज से कम होनी चाहिए, इनफ्लोज आपके ज़्यादा होने चाहिए. सेविंग्स हैबिट्स. सेविंग्स करने के लिए एक सेविंग की एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है. वो कोई भी पर्सन हो, उनकी कोई भी जॉब हो या कोई भी उनका सोर्स ऑफ इनकम हो. सेविंग्स आर द फर्स्ट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर एन इंडिविजुअल. स्पेंडिंग मीन्स यू आर पेइंग अदर्स फर्स्ट. पे योरसेल्फ फर्स्ट. किसी भी पर्सन को मनी चाहिए, वो सबसे पहले देखेंगे मेरे पास कितना पैसा जमा हुआ है फॉर एनीथिंग. इतनी कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ खरीदना है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, फर्स्ट दे गो टू देयर ओन इनकम. उसे हम कहते हैं एक तरह से उनकी कैपिटल है. इफ़ यू स्पेंड योर मनी फर्स्ट, आपने आपकी सैलरी आई, उस पर्सन ने अपनी उस सैलरी में से पहले मैं ये खरीद लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, मैं इसका बिल पे कर देता हूँ. ही इज़ नॉट सेविंग फॉर देमसेल्व्स फर्स्ट. उनकी सेविंग्स कम रहेंगी, तो उसको स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं. इट मीन्स दे आर पेइंग अदर्स फर्स्ट, राइट. वो बिल, दे आर पेइंग देयर बिल, they are paying for their car, they are paying for any say travel, या they are paying for their loan. So they are paying others first, instead they should pay themselves first. खुद को पे करना मतलब खुद के अकाउंट में अपने लिए पैसा अलग रख रहे हैं. So that's like a saving habit
जो एक पर्सन को जो उनका सेविंग्स और एक्सपेंसेस मेंटेन करना है मेंटेन करना चाहिए। टाइप्स ऑफ सेविंग्स, अलग अलग तरह की सेविंग्स बनानी पड़ती हैं। एक है इमरजेंसी फंड के लिए, कोई भी कंटिजेंसी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, फैमिली में किसी को भी मेडिकल इशू हो सकता है, कोई आपका मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो उसके लिए आपको इन ऑर्डर टू कीप सर्वाइविंग आपको एक इमरजेंसी आपकी सेविंग्स होनी चाहिए। होती विद इन एवरी 3 to 6 मंथ्स आप देखते रहो कि हाँ इमरजेंसी फंड मेरा इतना है या नहीं। पैंडेमिक में जैसे कई लोगों की देयर सेविंग्स वर एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द लार्ज मेडिकल बिल्स, या फिर people who lost their job had to depend on their savings because of lower financial situations. So इसीलिए emergency fund के लिए saving करना बहुत ज़रूरी है। Second thing is saving for any short term goals. आपका कोई भी monthly या फिर 6 monthly या 1 month या intermediate goals हैं, उनके लिए आपको 1 year, उनके लिए आपको सेविंग करना है कुछ, वो एक सेविंग इंपॉर्टेंट है। सेविंग फॉर लॉन्ग टर्म प्लान्स, एक 10 ईयर प्लान है आपका कि बाय द एंड ऑफ 10 years आई वांट टू सेव दिस मच टू डू व्हाट। किसी को घर खरीदना है, किसी को बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना है, किसी को ट्रैवल करने के लिए करना है, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए सेविंग्स चाहिए। देन एक्यूमुलेटेड फंड्स फॉर लार्ज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई एकदम से बड़ा खर्चा आ गया, कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एकदम से बहुत बड़ा खर्चा आ गया उनका, या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, उनको नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी पड़ी, या फिर एक इंसिडेंटल एक्सपेंसेस यूजुअली 6 महीने में एक बार आने वाली चीज मान लो, या 3 महीने में एक बार आने वाली चीज मान लो। इट इज नॉट एन इमरजेंसी फंड, इट इज एन एक्यूमुलेट, एक सडन लार्ज परचेज जो आप यूजुअली नहीं करते हो। जैसे आपने घर के लिए कुछ खरीदा है, बहुत सारे अपने अप्लायंसेस खरीद लिए बहुत बड़े बड़े, तो उसका दैट्स अ लार्ज एक्सपेंस, बट इट इज नॉट अ वेरी रेगुलर एक्सपेंस, राइट। तो सेविंग्स फॉर ऑल ऑफ दीज पर्पसेस। तो सेविंग्स और सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में लेट्स सी कंपैरिजन क्या है। सेविंग का मतलब है टू प्रोवाइड मनी फॉर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड इमरजेंसीज, बिल्कुल। इन्वेस्टिंग इज एक्यूमुलेटिंग मनी फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। हमने सेविंग की बात की, दैट यू सेव फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप उसको सेव करके आप इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को कहीं पर, राइट। सो दैट इज इन्वेस्टिंग। पार्किंग प्लेस, सेविंग इज लाइक यूर पार्किंग योर फंड्स एक बैंक में, अपनी नॉर्मल किसी एम्प्लॉय यूनियन या क्रेडिट यूनियन या फैक्ट्री यूनियन, वर्कर्स यूनियन की एक स्कीम में। इन्वेस्टिंग में क्या है, यू आर एक्चुअली एंटिसिपेटिंग हाई रिटर्न्स, कि शायद हाँ मैं ये पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी बॉन्ड्स खरीद रहा हूँ या मैं स्टॉक्स ले रहा हूँ, सो दैट इज you expect that you will earn higher average returns. Savings के केस में your principal amount remains same, क्योंकि आपका पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसकी 6 months की FD क्रिएट कर दी, वो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में हो सकता है आपने सेम अमाउंट का आपने स्टॉक्स खरीद लिए, तो वो प्रिंसिपल, अगर आपने 5000 रुपीज़ के भी स्टॉक खरीदे थे, वो प्रिंसिपल पूरा भी लॉस में जा सकता है। अगर एकदम से वॉलेटिलिटी आ गई मार्केट में, स्टॉक मार्केट गिर गया, कुछ भी हो सकता है इकोनॉमी में, तो इन्वेस्टिंग में वो रिस्क इज ऑलवेज देयर, आपके प्रिंसिपल भी सेफ ना रहे। देन सेविंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल एंड लो रिस्क, क्योंकि आप छोटे छोटे गोल्स के लिए छोटा छोटा पैसा रेगुलरली इकट्ठा कर रहे हैं, आप उसको लो रिस्क जगह पे रख रहे हैं, तो आपकी जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट सेव किया है वो कंपैरेटिवली सेफ रहता है। इन्वेस्टिंग है सब्जेक्ट टू वॉलिटिलिटी, अब डिपेंड करता है, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कुछ और खरीदने का सोचा, उसके प्राइसेस अप डाउन हो गए ज़्यादा, या आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड्स में किया, प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा, उसे कहते हैं वॉलिटिलिटी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप रिस्क में हो सकते हैं। सेविंग्स आर अबाउट लो रिस्क एंड लो रिवॉर्ड, सिंपल सी बात है, जितना कम रिस्क है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। इन्वेस्टिंग में देयर इज अ पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, बिकॉज हम ज़्यादा रिस्क पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जस्ट उसको कि अच्छा मैं 2000 रुपीज़ अपने बैंक में नहीं डाल रही हर बार, मैं उसको अपने एक मान लीजिए म्यूचुअल फंड में डाल रही हूँ, मैं उसके एक स्टॉक्स खरीद रही हूँ, सो देयर इज पोटेंशियल फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग। सेविंग्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इमरजेंसी कुशन, जैसे हमने बात की इमरजेंसी फंड के लिए हम सेव कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपने जो सेविंग किया हुआ है, इट विल एक्ट एज अ कुशन
to face that economic crisis, to pay your medical bills, to pay for any business losses, to pay for the times when you don't have a job. तो उन सभी केसेस में आपकी जो सेविंग्स है एक कंफर्टेबल कुशन बन जाती है इन द टाइम्स ऑफ एन इमरजेंसी. नेक्स्ट इज जेनरेट इनकम. आप अपनी सेविंग्स को बैंक में किसी डिपॉजिट के लिए रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, अपने बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं. सो ऑल ऑफ दोज वेज यू विल बी एबल टू यूज योर सेविंग्स टू बाय एन एसेट. जैसे हमने बोला कि कार खरीदनी है या घर खरीदना है. So for all of those things, what you are doing is you are using your savings to generate your income. The next thing is savings are basis for wealth creation. Wealth creation आपकी long term goals के लिए जो आप save कर रहे हो ना, उससे बोल रहे हैं कि wealth creation भी होगी, क्योंकि आप अपने ultimately you are using that money to grow more money. Existing money को use करके कैसे करते हैं, examples बहुत सारे discuss हो सकते हैं कि आपने 100 रुपीज़, मान लीजिए 1000 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उस पर आपको 5% इंटरेस्ट मिल गया. अब नेक्स्ट ईयर वो 50 रुपीज़ आपने दोबारा अपने डिपॉजिट में ही डाल दिए. तो ऐसे से धीरे धीरे करके you're accumulating your wealth, you're accumulating your money. तो लॉन्ग टर्म में आपका एक तरह से वेल्थ क्रिएशन हो रहा है. So that is using your savings as a basis. वो एक फर्स्ट स्टेप है, इट इज एन इनिशिएशन, बिगिनिंग है वो, कि आप अपनी सेविंग से धीरे धीरे कैसे एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं टू क्रिएट मोर वेल्थ. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पीस. बहुत ज़्यादा जरूरी है वो. जैसे अभी इमरजेंसी क्वेश्चन की ही बात की, सेविंग्स आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कब दे रहे हैं? इफ यू आर फेसिंग एनी इकोनॉमिक क्राइसिस, एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर आपको जो आपका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आप रेगुलरली सेव कर रहे हैं. यू आर सेविंग फॉर योर रिटायरमेंट, अ पर्सन इज सेविंग फॉर देयर टू रीपे देयर लोन्स. सो यू आर एबल टू मेंटेन योर फाइनेंशियली आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा आगे बहुत बड़ा कोई खर्चा आ जाएगा या कोई भी इमरजेंसी आ सकती है लाइफ में. A person has enough money saved in their accounts or in their any investments, ताकि उनको टेंशन नहीं रहेगी, वो स्ट्रेस कम रखेगा. It is able to maintain, they are able to maintain their mental peace by saving and keeping themselves financially secure. So that is a very big benefit of saving regularly. Fund high cost future goals. जो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सेविंग्स की बात हो रही है, दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट ऑफ सेविंग इन द लॉन्ग टर्म. जो भी आपके हाई कॉस्ट फ्यूचर गोल्स हैं कि नेक्स्ट ईयर मेरे को अ पर्सन नीड्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड फॉर स्टडीइंग, सो उसके लिए उनको सेव करना है. और अ पर्सन नीड्स टू बाय अ हाउस, सो दैट्स अ वेरी हाई कॉस्ट गोल. तो फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे हैं. और अ पर्सन इज रिटायरिंग इन अ फ्यू ईयर्स, सो दे हैव बीन सेविंग ऑल देयर लाइफ, दे आर सेविंग नाउ मोर एंड मोर कि रिटायरमेंट के बाद दे हैव इनफ फंड्स टू फाइनेंस देमसेल्व्स. कोई भी हाई कॉस्ट कुछ भी एसेट आ जाता है, लायबिलिटी आ जाती है, दे हैव इनफ मनी टू मीट दोज गोल्स. एंड टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं. इनकम टैक्स लॉ में, इनफैक्ट बिजनेस लॉज में भी, जीएसटी के लिए भी, बिजनेस में है अगर कोई, तो देयर आर गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स रिबेट्स, टैक्स डिडक्शंस इनकम टैक्स में से बहुत सारे वो प्रोवाइड करते हैं. कि अगर आप ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में पैसा डाल रहे हैं तो 1,50,000 जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C में, फॉर एग्जांपल अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा है तो वो आपको सेविंग की वजह से मिलेगी. म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा डाल रहे हैं, टैक्स सेवर स्कीम्स होती हैं, उसमें डाल रहे हैं तो वो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है आपकी इनकम में से, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो. डिफरेंट ऐसी स्कीम्स में एजुकेशन लोन, होम लोन की रिपेमेंट्स के जो इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है, वो भी टैक्स डिडक्टेबल होते हैं इनकम टैक्स लॉ में. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स हर कंट्री में कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट्स, सेविंग्स प्रमोट करने के लिए, हाउसिंग प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा खर्चा इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स देती है.
तो उससे इकोनॉमी, इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एंड इट इज गुड फॉर द इंडिविजुअल एज वेल when they're saving more, when they're investing more, when they're able to get more tax benefits. And अगर low rate of saving है, a person is not able to save enough, उसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं. They are simply overspending. जितना उन्हें spending करना चाहिए वो उससे ज़्यादा spend कर रहे हैं. किसी भी चीज़ में हो सकता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं. अगर कोई चीज़ 100 रुपये में लेकिन अगर कोई खर्चा 100 रुपये का तो उसमें 130 रुपीज़ लग रहे हैं. सिंपली आउटस्टैंडिंग डेट, एक पर्सन के पास बहुत सारे लोन्स हैं, इस वजह से वो सेव नहीं कर पा रहे हैं. उनके कोई भी लोन, बिजनेस लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, जो भी हमने सारे लोन्स के बारे में पढ़ा है. अगर दे हैव अ लॉट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट, so they will not be able to save more because they need to repay the loans from their income. There is no financial planning or there are no financial planning goals. एक person ने अपना कोई budget ही नहीं बनाया है, कोई goals ही नहीं बनाए हैं, कुछ financial plan ही नहीं है. कभी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, कभी कम खर्चा हो जाता है, कभी income से ज़्यादा expenditure हो जाता है, negative savings हो जाती हैं. So the person is very careless in that case. If there are no financial, they are not setting any goals, or they do not have any knowledge, lack of knowledge about how or where to save, where a person should save their money. कौन से जगह पे रखना safe है आपका, किस बैंक में, किस डिपॉजिट में, किस प्रॉपर्टी में, किस स्टॉक में, किस बॉन्ड में. अगर उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, तो उनकी सेविंग्स की जो अमाउंट है वो लो रहेगी. दे विल नॉट बी एबल टू सेव रेगुलरली, दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट रेगुलरली. सो दे हैव लैक ऑफ नॉलेज. हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, उनके यूटिलिटीज़ के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनका रेंट बहुत ज़्यादा है, या उनका होम लोन बहुत ज़्यादा है. सो इन जनरल, या फिर दे हैव अ फैमिली टू सपोर्ट, उनके दे हैव द चिल्ड्रंस चाइल्ड केयर, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये सब है, मेडिकल बिल्स हैं. तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जनरल अगर किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा है, सो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन दैट दे आर नॉट एबल टू सेव इनफ मनी. पॉवर्टी, इन केस ऑफ लो इनकम फैमिलीज या कंट्री में ही इन जनरल या उस रीजन में ही इन जनरल देयर इज पॉवर्टी, तो वहाँ पे लोग सेव, उनकी इनकम से इतनी लिमिटेड है दैट दे आर नॉट एबल टू सेव इनफ ऑल्सो. सो इसलिए द रेट ऑफ सेविंग्स वहाँ पे कम है. हैवी टैक्सेस, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कुछ चीज़ों पे, राइट. कुछ चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं. अब वो आपका कोई भी टैक्स हो सकता है, जीएसटी किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों की वजह से एक पर्सन का जो है खर्चा बढ़ रहा है और वो सेव नहीं कर पा रहे. इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, अगर दे आर नॉट एबल टू सेव मोर देन, सब ज़्यादा टैक्स में पैसा जा रहा है. तो दैट डिपेंड्स कि कंट्री की या स्टेट की पॉलिसी क्या है टैक्सेस की. इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ डिमांड, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, तो डिमांड बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए प्राइसेस भी ज़्यादा जा रहे हैं और ज़्यादा. तो अब ये सब हो रहा है तो पर्सन विल नॉट बी एबल टू सेव इनफ, उनका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा इनकम में से. तो दैट्स ऑल्सो वेरी बिग रीजन फॉर द लो रेट ऑफ सेविंग्स बाय अ पर्सन. अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अच्छा सेविंग्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स ये होंगे, अगर प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है, तो ये सारे हमने रीजंस देख लिए. नाउ अ पर्सन नीड्स टू मैनेज, कि वो स्पेंडिंग का वो मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ शुड दे मैनेज दैट स्पेंडिंग, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि आपकी वो एक हैबिट बन जानी चाहिए. एक डिसिप्लिन का मतलब होता है ना कि यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन सेविंग. फाइनेंशियल डिसिप्लिन वहाँ से है, यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड इन कंट्रोलिंग योर एक्सपेंडिचर. बहुत समझदारी से आप अपनी स्पेंडिंग्स कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने खर्चे देख रहे हैं, हम अपनी इनकम संभाल रहे हैं. सो दैट इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन. सो व्हाट इज ऑल ऑफ दैट? मैनेजिंग एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन. एक पर्सन को पंक्चुअल होना चाहिए, एक अनुशासन कहते हैं ना, डिसिप्लिन, वो फाइनेंस में भी बहुत ज़रूरी है. जब एक पर्सन अपने फाइनेंसेस संभाल रहा है, अपने खर्चे देख रहा है, अपनी बचत देख रहा है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल स्पेंडिंग, an individual has to approximate expenses and savings goal and decide the time duration for accumulating the savings. अब स्पेंडिंग को कंट्रोल करना है, you're talking about managing your spending. So अब आपको देखना होगा
आप अप्रॉक्सीमेटली देखो कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं आपकी, और आपका गोल क्या है कि आपको कितना सेव करना है। उसके हिसाब से यू डिसाइड द टाइम ड्यूरेशन फॉर एक्यूमुलेटिंग दो सेविंग्स। एक बार आपको पता है कि हाँ मेरे लगभग इतना मेरा रेंट है, इतनी मेरे ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, इतना फूड एंड फूड बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मेरे बिल्स हैं, सो और मुझे इतना सेव करना है, सो हाउ मच टाइम विल आई नीड टू collect or accumulate these many savings. To make a plan and track the spending pattern and savings from the income. एक प्लान, वही फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, देन अपना स्पेंडिंग पैटर्न जो अलग अलग चीज़ों पे है, सो वो देखेंगे। तो ट्रैक करो अपने स्पेंडिंग पैटर्न को कि अच्छा पिछला महीना इतना बिल था, इस महीना कितना बिल आया, ये सब चीज़ें। एंड सेविंग्स फ्रॉम द इनकम, पिछला महीना इतना सेव किया था, इस महीना इतना सेव किया है, कम ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, तो प्लान की लॉन्ग टर्म प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। सो दैट इज प्लानिंग। इनकम इज द मनी रिसीव्ड और द कैश इनफ्लोज, एंड एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट। दैट इज द बेसिक मीनिंग कि जितना पैसा आपको आ रहा है, आपने अर्न कर रहे हैं, आपके जॉब से कर रहे हैं, आपके बिजनेस से कर रहे हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स में से कर रहे हैं, दैट इज ऑल योर कैश इनफ्लो, आपकी इनकम है। और जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, वो आपका खर्चा बिल्स पे करने में हो रहा है, लोन्स रीपे करने के लिए हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज योर expenditure. Financial discipline pertains to your ability to conform to the financial goals set by you, to plan your spending and saving. आपकी ability to conform to the financial goals, आपने जो financial goals set कर लिए हैं, are you able to actually match with them? आप उनको, उनसे comply कर पा रहे हो, उनको उनसे confirm कर पा रहे हो कि आपने जो ये फाइनेंशियल गोल सेट किए हैं कि इतना मेरा स्पेंडिंग होगा, इतना सेविंग होगा। Maintaining your ability to do that is maintaining financial discipline. Individuals opt for pre-authorized or automatic transfer to savings or investment account. This is a way of paying themselves first. हम पीछे कह रहे थे ना, a person should pay yourself first, and instead of कि आप you're paying others first, अगर आप ज़्यादा spend कर रहे हो, वो नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं, बैंक्स जैसे बहुत सारे स्कीम्स देते हैं, ऑटोमेटिकली बिल्स पेमेंट के लिए भी होता है कि आप एक वो ऑटोमेटिक वो सेट कर दो, यू आर गिविंग द परमिशन टू द बैंक टू पे योर बिल एवरी मंथ, जितना भी आएगा। सिमिलरली यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द बैंक कि आप मेरे अकाउंट में से, सैलरी अकाउंट में से ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर दो इतना मेरे एक एफडी आरडी में, 5,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना, वट एवर। प्री-ऑथोराइज्ड और ऑटोमेटिक ट्रांसफर टू अ सेविंग्स और एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ पे आपको हर महीना एक SIP आपकी जा रही है, उसके अंदर आपको हर महीना मान लीजिए 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। सो उस केस में आपने ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंक को कि अब ये पैसा मुझे हर बार देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जा रहा है। तो यू आर क्रिएटिंग अ pre-authorized or automatic transfer to a savings or to an investment. Create budgets and plan expenses in categories. अब आपके जो खर्चे हैं उनकी भी कैटेगराइजेशन करो। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या क्या है, मतलब कि आपको हर महीना देना ही देना है, आपको रेंट देना है, आपको होम लोन देना है, या फिर आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, आपकी कार का पेट्रोल हो गया, या मेट्रो हो गई, या आपका पर्सनल व्हीकल हो गया, उसकी मेंटेनेंस हो गई, वो सारे खर्चे कितने हैं, खाने के बिल्स कितने हैं, दैट इज अ फिक्स्ड एक्सपेंस। फ्लेक्सिबल एक्सपेंसेस अमाउंट वेरीज एज पर चॉइसेस। अब इन्हीं सब एक्सपेंडिचर्स में मान लीजिए कभी ज़्यादा यू स्पेंड मोर ऑन, आपने ज़्यादा खाने में ज़्यादा खर्चा हो गया, या फिर पेट्रोल में ज़्यादा खर्चा हो गया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये अब ये फ्लेक्सिबल हो जाएंगे चीज़ें कि अच्छा मेट्रो की जगह पे मैंने अपनी बाइक यूज़ कर ली तो खर्चा हो गया ज़्यादा पेट्रोल की वजह से। सो दैट इज अमाउंट वेरिंग एज पर योर चॉइस। ओकेजनल और पीरियोडिक एक्सपेंसेस, दे अकर लेस दैन मंथली एक्सपेंसेस। अब जैसे फेस्टिव सीजन आ गया तो फैमिलीज में बहुत सारी नई चीज़ें, अच्छा नया ये ले लेते हैं, यू आर बाइंग समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली, या फिर ओकेजनली आपका मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका प्रीमियम इस साल पे करना है, मान लीजिए वो नवंबर में पे करने के लिए आ गया, सो दैट इज एन ओकेजनल एक्सपेंस। वो हर महीना ही नहीं आती हैं ऐसी चीज़ें जो, तो उनके बजट्स प्लान कीजिए। Manage spending and saving more. Use of automated saving opportunities in the form of deposits, जो हमने अभी बोला कि ऑटोमेटेड सेविंग इंस्ट्रक्शन एक दे दिया है कि इतना पैसा मेरे बैंक से हर महीना कट रहा है,
वो मेरी आरडी में जा रहा है या फिर मेरे म्यूचुअल फंड में जा रहा है या फिर फैक्ट्रीज में क्रेडिट यूनियन है या फिर कंपनी में आपकी एम्प्लॉयज यूनियन है, उसमें एक सेविंग्स का आपने या पोलिंग और सेविंग्स वहाँ पैसा जमा कर रहे हो। हॉलीडेज के क्लब्स होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा आप हर महीना 2-2 हज़ार रुपये दीजिए, एंड ऑफ द ईयर या 6 महीने में या एक बार आपको एक हॉलीडे मिलेगा हमारे क्लब्स के रिजॉर्ट्स में जाके। ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो आप यू सेविंग मनी फॉर योर ट्रैवल इन दैट केस, और यूर सेविंग मनी टू परचेज बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। आप इक्विटी में या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे। तब भी आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी, मान लीजिए आपका डीमैट अकाउंट है, आपने अपने ब्रोकर को बोल दिया मेरे अकाउंट से हर महीना 1000 रुपये की स्टॉक्स खरीद लो। सो यू आर गिविंग सच इंस्ट्रक्शंस टू मैनेज योर सेविंग। रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान इन गवर्नमेंट पेंशन स्कीम्स, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, आपको नॉट जस्ट फॉर योर लॉन्ग शॉर्ट टर्म पर्पसेस बट फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स, फॉर योर रिटायरमेंट गोल्स, you are a person is investing, a person is keeping money aside उनके प्रोविडेंट फंड में जो हर महीना पार्क कर रहे हैं मनी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं, पेंशन स्कीम्स में के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीना। सो ऑल ऑफ दोज प्लान्स। यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोनस एंड एंटिसिपेटेड पे चेक टू रिड्यूस डेट और इंक्रीज सेविंग विद द एक्स्ट्रा मनी। अब जैसे दिवाली आएगी तो दिवाली बोनस मिल रहा है अगर कंपनी में, या न्यू ईयर पे बोनस मिल रहा है, या मान लीजिए कोई आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था फैक्ट्री का बिजनेस का, तो उसका पेचेक पेमेंट क्लाइंट से बड़ी पेमेंट आनी है, तो आप वो सारा पैसा यूज करो अपनी कोई लोन्स हैं उनको कम करने के लिए, वो सारे जल्दी पे करने के लिए, या फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है यू इंक्रीज योर सेविंग्स विद दैट एक्स्ट्रा मनी। आप वो सारे पैसे को अपनी एफडी क्रिएट कर दो, उसका कुछ स्टॉक्स खरीद लो, उसको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। So you're using your extra money to save more or reduce your liabilities. Maintaining financial discipline in the repayment of loans, credit card bills and regular expenses without affecting the lifestyle. अब एक पर्सन की ना हम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस की भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा इतना सारा लोन है मेरे ऊपर, या मेरा हर महीना क्रेडिट कार्ड का इतना बिल आ रहा है, या मेरे इतने खर्चे तो हैं ही, हाउस होल्ड जो एक्सपेंसेस हैं, so I am worried about them, but I will maintain my financial discipline. I will keep saving कि मैं अपना जो मेरा normal lifestyle है मैं उसको impact ना होने दूँ। तो उसके लिए I have to ensure that I am earning regularly. तो in that case वो person को ध्यान रखना होगा, उस employee है या businessman है, कोई भी है, वो अपने loans repay करें, वो अपने bills pay करें, वो अपने normal खर्चे pay करें without affecting their normal lifestyle. Accelerate debt repayment. Try to pay more than the minimum payment. जैसे मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया हुआ है, उनका हर महीना 40,000 का EMI जा रही है होम लोन की, तो he will try, मैं 45,000 दे देता हूँ इस महीना, मैं इस महीना 50,000 मेरा बोनस आया है, मैं 50,000 रुपये दे देता हूँ। अर्ली पेमेंट रीपेमेंट कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा ना। तो आप जितना जल्दी यू एक्सेलरेट, यू स्पीड अप योर रीपेमेंट ऑफ डेट to pay more than the minimum payment to complete your loan more quickly. Track and reduce expenses by making a monthly expense sheet for different categories of expenses and identify the areas to slash those expenses. हमने कहा ना बजट बनाओ एक शीट पे, वो कोई भी एक स्टूडेंट करे, एक एम्प्लॉय करे, एक बिजनेसमैन करे, हर महीना देखो कितना खर्चा हो रहा है, खाने का इतना है, ट्रांसपोर्ट का इतना है, रेंट इतना है, अलग अलग कैटेगरीज में इसमें फिक्स्ड क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, एंड देन यू सी ट्रैक करते रहो, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है इस महीना, कम कर सकते हैं या नहीं। सो यू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, आइडेंटिफाई द एरियाज टू स्लैश दोज एक्सपेंसेस। इम्प्रूव कैश फ्लोज बाय इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम न्यू अपॉर्चुनिटीज और रिड्यूसिंग द एक्सपेंसेस। हम अपने अब कैश फ्लोज इंक्रीज करने की बात करेंगे, दैट जो मेरी एग्जिस्टिंग इनकम है क्या मैं उसको बढ़ा सकते हैं, क्या मैं अपना फैक्ट्री से अगर मुझे इतना वेजेस मिलता है, क्या मैं ऐसा करूँ मैं ओवर टाइम कर लूँ तो मुझे और ज़्यादा इनकम मिलेगी, या फिर मैंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एक डिपॉजिट में जहाँ पे मुझे 5% मिल रहा है, मैं उसे दूसरे डिपॉजिट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में डाल दूँ जहाँ पे मुझे 6% मिलेगा। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी न्यू अपॉर्चुनिटी से, या फिर मैं अपने एक्सपेंसेस कम कर सकता हूँ या नहीं, मैं अपने कौन से एक्सपेंसेस मैं अपने यूटिलिटी बिल्स में से क्या कम कर सकता हूँ, मैं अपने कौन से एक्सपेंसेस में से बचत कर सकता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, एंड सो ऑन। सो यू बेसिकली ट्राइंग टू इम्प्रूव योर कैश इनफ्लोस।
मैनेजिंग पेटी कैश एंड कलेक्टिंग कॉइन्स बहुत एक कॉमन हैबिट होती है कि हमारे पास जो कॉइन्स सारे होते हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन वी यू इंश्योर यू यूज दैट मनी फॉर पेटी कैश। छोटे छोटे जो खर्चे हैं 10-20 रुपए के, 20-50 रुपए के, उसको भी मैनेज करो समझदारी से, ठीक है। सो दैट इज पेटी कैश एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। नाउ आइडेंटिफाइंग द एरियाज फॉर इम्प्रूविंग इनकम। हमने बोला कि अब इनकम इम्प्रूव करो, अपने कैश इनफ्लो इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज एडिंग अ सेकंड प्रोजेक्ट इन अ जॉब और वर्किंग ओवर टाइम। कोई पर्सन एक कंपनी में एम्प्लॉय है, so what you can do is कि I will try, मैं एक और प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, I will work on this on a new project as well sidelines पे, या फिर मैं एक बिजनेस में हूँ या मैं एक फैक्ट्री में हूँ, so I will work 2 hours more to get more money. You start a small business, या फिर एक पर्सन ने कहीं पे एम्प्लॉय है, उसने साथ में अपना एक सोचा मैं एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर देता हूँ, या फिर मेरा एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, मैंने सोचा मैं इसके साथ में एक और छोटा बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। So that is starting one more small business. यहाँ पे आपको रिस्क और वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। एडजस्टिंग टैक्स बेनिफिट्स, जो हमने बोला जो सेविंग्स के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स में, तो आप देखो मैक्सिमाइज आप उसे कहाँ से कर सकते हैं। तो एक पर्सन जब अपना इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है या फिर जीएसटी का रिबेट्स मिल रही है जो बिजनेस में मिलती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट से टैक्स इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो मैं उनको। So that is adjusting tax benefits to improve your income. Access public saving schemes जैसे PPF है, public provident fund schemes हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स होती हैं सेविंग की। तो ऐसी छोटी छोटी जो गवर्नमेंट ने बनाई है सेविंग स्कीम्स, इनमें ये यू शुड ट्राई टू लर्न मोर कि क्या क्या है, जहाँ पे मैं अपना एक्चुअली विदाउट मच रिस्क आई कैन सेव एंड इन्वेस्ट माई मनी। तो वहाँ से इन पर्सन को पता होना चाहिए कि अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट मिल रहा है विदाउट एनी रिस्क, सो इट इज़ नॉट बैड। सेल अनवांटेड एसेट्स, आपके पास किसी पर्सन के पास 2 गाड़ियां हैं, एक वो यूज ही नहीं कर रहे हैं, पुरानी हो गई है लेकिन खड़ी है, तो दे शुड सेल देम ऑफ, जितना भी वैल्यू के लिए जा रहा है, तो उस पैसे को फिर आप कहीं पे सेव करो दूसरी चीज के लिए, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, अनवांटेड एसेट है। अपग्रेड योर जॉब स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इन अ पैंडेमिक एक बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ, कंपनीज वर रेडी टू स्पॉन्सर समबडीज कि अच्छा एक सर्टिफिकेशन कोर्स करना है कंप्यूटर साइंस का, एक्सेल का, बिजनेस मैनेजमेंट में, एनीथिंग। सो अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट्स, कोर्सेरा, यूडेमी, ऐसे कोर्सेज आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। तो जॉब्स में आपकी कौन कौन सी स्किल्स विच कैन बी एक्चुअली यूज्ड इन योर जॉब, वो आइडेंटिफाई दो स्किल्स एंड लर्न मोर, सो दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इनकम। देन इनकम इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सपेंसेस देखो, हाउसिंग में क्या हो रहा है, होम लोन जा रहा है या रेंट जा रहा है, कितना मैनेज हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, आप अपनी पर्सनल व्हीकल यूज कर रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। फूड, घर का खाना खाने हैं या बाहर का ऑर्डर कर रहे हैं, तो बिल्स एक्सपेंसेस डिफरेंट होंगे। यूटिलिटी बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, टेलीफोन, पानी का बिल, जो भी सारे बिल्स, all maintenance, utility bills, clothing and any other expenses, जो incidental expenses हो सकते हैं, flexible expenses हो सकते हैं, physical expenses हो सकते हैं। तो person should identify those expenses and see कि अच्छा what is the scope of managing everything there. Then assess a spending plan and budgets. अब एक spending expenses देख लिए, income देख ली, tax benefits देखो, then make a budget, make a plan, make your and assess जो आपका every month आपका जो expense sheet है, check that and list your sources of income and their after tax amounts कि अच्छा इतनी मेरी सैलरी आती है, इतना मेरा बैंक से मुझे एफडी का इंटरेस्ट आता है, या जो भी है आपका, या इतना मेरा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, तो कोई वहाँ से रेंट आता है, रेंट इनकम है, या इतनी मेरी स्टॉक्स इन्वेस्टेड है, वहाँ से मेरा डिविडेंड आता है। All of those are different sources of income. Then अब इन पे टैक्सेस लगेंगे, सब पे कहीं पे टीडीएस कटेगा, कहीं पे जीएसटी लगेगा, कहीं पे इनकम टैक्स लगेगा। फाइंड आउट व्हाट इज देयर आफ्टर टैक्स अमाउंट, पहले सोर्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई करो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देयर आफ्टर टैक्स। आपके पास, क्योंकि टैक्सेस तो आपसे गवर्नमेंट के पास चले गए, आपके पास सेव करने के लिए तो अगर 100 रुपये आपकी इनकम थी, उसमें से 20 रुपये टैक्स कट गया, यू हैव 80 रुपीज
उस 80 रुपीज में से आपको देखना है कितना आप स्पेंड करोगे और कितना आप सेव करोगे. तो लिस्ट डाउन. सो measuring the after tax value of those amounts is very important. Then listing the expenses. अब आप वही फिक्स्ड, वेरिएबल और पीरियोडिक इन सबको कैटेगराइज कर दो. Then you compare your budgeted income and expenditure with the actual income and expenditure. आपकी बजट बनाई आपने, इतनी मेरी अप्रॉक्सीमेटली इनकम है और उसमें से इतना मुझे अप्रॉक्सीमेटली खर्चा करना है. 100 रुपये अगर इनकम है उसमें से 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ मैंने सोचा कि करना है. अब पता चला इनकम आई 95 रुपीज़, टैक्स कट गया, एक्सपेंसेस हो गए 75. सो ज़्यादा हो गया. तो आपको देखना है जहाँ पे अगर आपको 30 या 35 रुपीज़ सेविंग्स हो रही है आपको 20 रुपीज़ सेव हो रहा है. सो पर्सन विल हैव टू कंपेयर कि मैंने प्लान तो इतना किया था मेरी बजट में, ये मेरा एक्चुअल आया है. तो यू एडजस्ट कि मेरा वापस पुराने पे जा सकता है या नहीं, मैं कौन सा खर्चा कम कर सकता हूँ कि मेरी या तो एक्सपेंसेस कम हो जाए, मैं टैक्सेस कहाँ पे प्लान कर सकता हूँ अपने कि मेरा जो टैक्स है वो 95 रुपीज़ ना हो, वो 100 ही रहे, टैक्स ना लगे, या 95 है तो 98 लगे, 2 रुपीज़ बच जाए, व्हाटएवर. तो यू मेक अ प्लान, यू मेक अ बजट, कंपेयर विद योर एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड यू मेक एडजस्टमेंट्स. आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा सेव तो कर लिया, अब पता चला उसे ऐसा जगह यूज़ कर लिया जहाँ पे या तो बहुत महंगा कुछ खरीद लिया या फिर वो उसकी वैल्यू गिर गई. सो दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो आई फर्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है. आप पहले आइडेंटिफाई करो आपको इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करना है, आपको रियल एस्टेट में करना है, आपको बैंक में ही रखना है, क्या करना है. एंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बैंक ज़्यादा नहीं दे रहा है अभी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जनवरी में बढ़ जाए. सो अगर अभी मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ वेरी बिग डिपॉजिट ऑफ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई शुड प्रॉब्ली मेक अ डिपॉजिट ऑफ या तो शॉर्टर स्मॉल अमाउंट या फिर पूरा शॉर्टर पीरियड, ताकि बाद में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो ऐसा ना हो मुझे तो नुकसान हो जाएगा. अगर और पता चला इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गया तब भी मेरी सेविंग्स तो नेगेटिव हो जाएंगी, फायदा नहीं है. So या फिर similarly stocks में if a person is investing in stocks, so he should know when he should, उतनी learning होनी, इतनी knowledge होनी चाहिए आपको stock market की और investments के बारे में, that you are choosing the correct mutual fund, you are choosing the correct stock. कि हाँ इसका prices पता चला एक महीने बाद crash हो गया, एकदम प्राइस गिर गया उसका, किसी बैंक में मान लो लॉस था कि आपने किसी बैंक का स्टॉक खरीद लिया, उस बैंक के बहुत सारे एनपीएस डिक्लेयर हो गए, बैंक का स्टॉक मार्केट में प्राइस गिर गया, आपका तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी बहुत ज़्यादा. या फिर आपको पता है अभी दिवाली आएगी तो पर्सन विल स्टडी कि अच्छा इस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है या कम हो सकता है. नोइंग द बेस्ट टाइम, नोइंग द एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान how much they should save, how much they should invest. Identify high yielding opportunities when the bank rates are low and inflation is high. मैंने बोला अभी जैसे बैंक के रोड्स आज बैंक के इंटरेस्ट रेट्स आजकल कम है और इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इस केस में आपको लगता है कि मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट करना है या मुझे अभी कुछ टाइम के लिए, चलो अभी थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं बाद में देखी जाएगी, तो आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, कमर्शियल पेपर, ये सब आपने पढ़ा होगा और रीड अबाउट इट इफ यू हैवंट. तो या फिर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीद लो किसी कंपनी के या गवर्नमेंट के, क्रेडिट यूनियन की सेविंग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दो. सो ऑल ऑफ दीज आर अपॉर्चुनिटीज जो आप यूज कर सकते हैं. दीज आर सम ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, नॉट ऑल. सो जहाँ पे आपको हाई यील्ड मिल सकता है, हाई यील्ड यानी कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के उसको नज़र में रखते हुए आपका जो इंटरेस्ट रेट या इनकम या डिविडेंड जो भी आ रहा है, इट इज़ गुड इनफ. पार्क मोर मनी इन द एग्जिस्टिंग टूल्स ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट. वही जैसे हमने बोला कि कोई बोनस चेक मिल गया या कोई पुरानी पेमेंट आ गई, किसी बड़ी पेमेंट आ गई किसी क्लाइंट से बिजनेस के, तो उसको यूज़ करो अपनी सेविंग्स में. हर महीना अगर 5,000 डाल रहे तो सोचो इस महीना 10,000 डालो. पार्क मोर मनी.
Identify any pending proceeds from business, insurance deeds, tax rebates, gifts, inheritances, dividends and interest income, and retrospective pay if any. वही जैसे बिजनेस में कोई पुरानी पेमेंट बाकी है, ड्यू है, या फिर कोई कोर्ट में केस था जहाँ से आपको अब वो केस सेटल हो चुका है, आपको पैसा मिलना है लेकिन मिला नहीं है, मिलने वाला है। इंश्योरेंस का कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई, उसका पैसा आना है या उसका कोई डिविडेंड आना है। टैक्स रिबेट्स, कोई टैक्स बेनिफिट्स आए हैं। गिफ्ट एंड इनहेरिटेंसेस, अ पर्सन हैज इनहेरिटेड सम मनी और प्रॉपर्टी और ही हैज रिसीव्ड सम गिफ्ट्स, और उनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में से कोई डिविडेंड आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है रेगुलरली। रेट्रोस्पेक्टिव पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई भी कंपनी एम्प्लॉई, उन्होंने बोला कि अच्छा टुडे इज 11 अक्टूबर, फ्रॉम 1 सितंबर मैं आपको इतनी सैलरी दे दूंगा। तो क्या कर रहे हैं वो, अगर एक पर्सन की 8,000 सैलरी थी, उन्होंने बोला फ्रॉम 1 सितंबर 10,000 सैलरी मिलेगी आपको। तो अक्टूबर के लिए तो मिलेगी 10,000, सितंबर की सैलरी जो मिल चुकी है 8,000, वो 2,000 रुपये भी आपको वो नेक्स्ट सैलरी में ऐड करके देंगे। सो दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव पे। तो अ पर्सन व्हेन दे आर प्लानिंग देयर एनी ऑल ऑफ देयर एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स, उनको देखना चाहिए कि अच्छा इन सब चीज़ों में से भी मेरा कोई बफर आने वाला है या नहीं। नाउ री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट रिसीव्ड, dividend and capital gain on the stocks, mutual funds, etc. It is a painless way to grow your money. जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल बोला था ना आपको कि 1,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, उससे 5% 50 रुपये मिले, उसको मैंने अगले साल दोबारा उस स्टॉक डिपॉजिट में डाल दिया। या फिर कोई मैंने स्टॉक्स बेचे, प्रॉफिट में बेचे, उसका प्रॉफिट आया, उसका जो प्रिंसिपल आया, या उससे कोई डिविडेंड आ रहा है, यू कैन कीप री इन्वेस्टिंग दैट, रिस्क चेक करते रहो। So it is a painless way to grow your own money. You are using your existing money to make more money. आपको और ज़्यादा ऐसा नहीं कि you are still saving 20 rupees per month, उस 20 rupees को ही आप use कर रहे हो, अगली बार आपको 30 rupees नहीं देना पड़ रहा, खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, it can be very stressful, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। So that's a painless way to grow your money. Communicate with the family about financial discipline and teach spending habits. एक पर्सन की अगर फैमिली है, पेरेंट्स हैं, किड्स हैं, उनको उनके साथ अपना फाइनेंसेस डिस्कस करो। टीच योर चिल्ड्रन योर स्पेंडिंग हैबिट्स, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, अ पर्सन शुड टीच देयर चिल्ड्रन स्पेंडिंग हैबिट्स, कि सेविंग हैबिट्स सिखाओ, अच्छा इतना सेव करना चाहिए, नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऐसा लेक्चर देके नहीं। सो कम्युनिकेट टू, ताकि पूरी फैमिली में भी सबके खर्चे मेंटेन रहे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन should not be the job of only one person. Financial discipline should be maintained in the whole family. Make a commitment to reach financial goals and maintain the financial discipline to avoid getting demotivated. आपने जो अपने financial goals set कर लिए, आपने जो अपने smart goals set कर लिए हैं, you commit yourself कि हाँ मैं इतना महीना invest करूँगा, हाँ मैं इतना महीना save करूँगा, मैं इतना अपना loan दूँगा. So you maintain a financial, you maintain your discipline to keep sticking to it. हो सकता है कि कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट था, स्टॉक मार्केट वेंट डाउन, आपका इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे डीवैल्यू हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई। सो पर्सन शुड नॉट लेट देमसेल्व्स गेट डीमोटिवेटेड। उनको वो प्लान करना चाहिए कि अच्छा कहीं यहाँ पे और ज़्यादा लॉस का प्रोस्पेक्ट तो नहीं है, अच्छा मैं यहाँ पे एक काम करूँ, क्या पता विद इन द नेक्स्ट मंथ ठीक हो जाए। सो मेक अ काम, यू कीप रीवैल्यूइंग, you keep revising your plan, you keep so that you are not demotivated from any losses. वो तो किसी को भी हो सकता है। So but check, समझदारी है, आप उसको check, you keep a check, you keep committed to yourself. अच्छा ये लॉस हो गया, कोई बात नहीं, I'll make up for it next month. तो मेरा जो long term goal है ताकि वो खराब ना हो। Okay? Now any queries from anyone? What kind of question is this? Which class is this? You don't know which class you're in. The money which is spent on shares is saving or not, as there is a case of risk in mutual funds. देखो, it is a tool. आप अपनी saving use कर रहे हो. Savings are like step 1 to make that investment. आप ये आपकी, अब वो शॉर्ट टर्म के लिए आपने एक स्टॉक खरीद लिया या आपने म्यूचुअल फंड्स में आपका कंसिस्टेंटली हर महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, है वो इन्वेस्टमेंट ही, लेकिन यू आर यूजिंग योर सेविंग्स आर स्टेप 1 इन योर इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने से अभी मैं दोबारा डिस्कस करूंगी।
savings and investments. What is the difference between emergency fund and incidental expenses? इमरजेंसी फंड है आपका, बहुत बड़ा कोई मेडिकल बिल आ गया, बिजनेस में कोई लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, या एकदम कोई देयर वाज अ फायर और समथिंग, और देयर वाज अ डिजास्टर जिसकी वजह से आपकी इक्विपमेंट टूट गई और एनीथिंग हैपेंड, वो इमरजेंसी हो गई। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कोई कोर्ट में एग्जाम्पल लो, आपका कोर्ट में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई दो बिजनेस पार्टनर्स का डिस्प्यूट चल रहा था, या एक क्लाइंट के साथ डिस्प्यूट चल रहा था, अब उसको एक लीगल फीस पे करनी पड़ गई, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ेगा लॉस, लेकिन कोर्ट ऑर्डर कर देता है आपको 10,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे इनको डैमेजेस, वो अब इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गया। We save some part of our income to invest in the share market. हाँ देखो, now let's see the differences जो हमने डिस्कस किए थे। प्लस सेविंग्स क्या है? दे आर मनी फॉर योर शॉर्ट टर्म गोल्स। इन्वेस्टिंग है आपकी लॉन्ग टर्म गोल। आप एक सेविंग है एक स्मॉल चीज के लिए, स्मॉल रिस्क पे स्मॉल रिवॉर्ड के लिए आपका प्रिंसिपल सेफ रख रहे हो, लेकिन इट इज एक्टिंग एज अ स्टेप 1 टू योर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप हायर रिटर्न के लिए, जहाँ पे अब आपकी वॉलिटिलिटी भी है मार्केट में, जो आप बोल रहे हो ना, शेयर्स लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है या डिविडेंड मिल सकता है। दैट इज दैट बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स में हमने किया ना, इट इज द बेसिस फॉर वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन आपकी इन्हीं चीजों से लॉन्ग टर्म में होगी ना। अगर बैंक में 5% पे ही पड़ा रहेगा मनी 10 साल के लिए, उसका इतना वेल्थ थोड़ी ना बिल्ड होगा जितना, मान ली उसमें ये सकता है कि मैं 1000 रुपीज में से 400 रुपीज बैंक में रख रहे हो, 600 रुपीज में म्यूचुअल फंड या अपने इक्विटी में डाल रहे हो। सो दैट इज यूजिंग योर सेविंग्स टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर आप पूछ लेना। वॉलिटिलिटी आई होप मैंने बता दिया था। वॉलिटिलिटी मीन बहुत ज्यादा अप डाउन होता है जब मार्केट में कोई भी प्राइसेस, जैसे बोल रहे हैं आजकल सेंसेक्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर गोल्ड का प्राइसेस है, मान लो लास्ट वीक ऊपर था, अब डिक्रीज हो गया, कल दोबारा इंक्रीज हो गया, मतलब वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा, देयर इज नो स्टेबिलिटी। यस, दिस इज द पोजीशन राइट नाउ। तो रिस्क वहाँ पे आपको चेक करना होता है। सो द काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, द काइंड ऑफ स्टॉक अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग इनटू, वहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में वॉलिटिलिटी एट राइट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई पर्सन रहेगा कि कम है, प्राइसेस बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं, ज्यादा ही हैं या कम ही हैं। डिफरेंस बिटवीन अ म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, आप बताओ क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है? एसआईपी इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज अ यू हाउ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। बाकी हम डिस्कस करेंगे, आप पढ़ के आओ। Can a high income affect a high taxation in India? So how is saving possible in that scenario? जैसे इनकम टैक्सेस में स्लैब है अलग अलग, राइट, दैट इतने टू इतने परसेंट पे 5% लगता है, फिर अबव 5 lakhs पे इतना 10% लगता है, अबव 10 lakhs पे 30% लगता है, एंड अब जो भी रिवाइज रेट्स हैं, प्लीज डोंट यू रीड दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो 1% की इनकम ज़्यादा है उस पर टैक्सेस भी ज़्यादा लग रहे हैं, हाई टैक्स ब्रैकेट में चला जा रहा है क्योंकि पर्सन उस पर 30% टैक्स ब्रैकेट लग रहा है, फिर उसके ऊपर 2% सरचार्ज है, या कोई वेल्दी आदमी तो एक वेल्थ टैक्स या वेल्थ सरचार्ज भी है, जो इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर्स यूएस में बात हो रही है, दैट यू टैक्स द वेल्दी बिलियनर्स, यू impose a wealth tax or a wealth surcharge on the billionaires in US, right? तो क्या है, obviously it affects the savings, इसीलिए बोलते हैं एक person should have a knowledge about the tax schemes। अब उन्हें पता ही नहीं है सेक्शन 80C में इनकम टैक्स में इंडिया में सेविंग्स होती हैं कि 1,50,000 मैक्सिमम आप ELSS में इन्वेस्ट करो, आप यहाँ इन्वेस्ट, आप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लो, आप जो भी उन्होंने अलाउ किया है, तो 1,50,000 तक का अलाउड है रिबेट, डिडक्शन नॉट रिबेट। Okay, so you are able to save that 1,50,000 of your tax. If a person doesn't know that, वो tax simply उसको pay कर देगा। तो tax, and this is only one example, ऐसे ही medical insurance के लिए है, housing, house loans, उसका if the government is encouraging somebody to invest more in housing, or a government is, जो हम education loans पढ़े थे last time, कि उसका deductible interest है, it is a tax deductible expense. You can show that in your income tax filing
मैंने इतना पे किया है तो आपके टैक्स में से कम हो जाएगा। तो बेशक तब हाई इनकम है तो थोड़ी सी सेव हो सकती है, टैक्सेस के टैक्सेशन लग रही है लेकिन टैक्स डिडक्शन भी मिल रही है। सो दैट इज, इट इज नॉट कम्प्लीटली अवॉइडेबल, और अवॉइड तो टैक्स अवॉइडेंस नहीं करना चाहिए, टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए, टैक्स प्लानिंग कहते हैं उसको। गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स दिए हैं, जो अब लेकिन अब एक किसी की हाई इनकम है वो हाई टैक्स ब्रैकेट में जाएगा ही जाएगा, वो थोड़ा बहुत मैनेज करने की उसको कोशिश कर सकते हैं थ्रू द बेनिफिट स्कीम्स। बुक नेम आपको हर क्लास में बताती हूँ, फिर से बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग है, आई बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। देयर इज नो व्हाट्सएप ग्रुप, you follow the PPT, there is I'm not giving any separate notes, आप बुक्स में से पढ़ो या जो भी आपका स्टडी मटेरियल है एंड यू फॉलो द PPT। फाइनेंशियल गोल्स नहीं समझ आया, फाइनेंशियल गोल्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास और यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लास, एनोनिमस प्लीज आप रिप्लाई कर दो, बुक मैंने बता दिया, आप स्टॉप आस्किंग इन एवरी क्लास। सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, हु इज व्हिच इज बेटर, हु इज बेटर देन इन्वेस्ट मनी। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, महंगाई इन्फ्लेशन का मतलब है। PDF मेरे पास आई कैन नॉट सेंड कुछ नहीं, आप इसमें से पढ़ते रहो, आप इसमें से नोट्स बनाते रहो क्लास के साथ साथ। अगर आपको पेस ज़्यादा लगती है तो आप मुझे बताओ, मैं पेस कम कर दूंगी, आप आराम से अपने नोट्स बनाना। फाइनेंशियल गोल्स, व्हाट इन विच कॉन्टेक्स्ट आर यू आस्किंग? जैसे हमने सेविंग्स गोल्स में बात की, एक तो हमने बोला स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए, सिस्टमैटिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ये वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट क्लास। Realistic and the timing of the goals, all of that is very important. आप systematically save करो, measurable, एक plan बनाओ कि yes I will save 1000 rupees every month. It is attainable. Unrealistic goals मत save करो, कि अगर आपका एजुकेशन लोन है मैं तो ट्राई करूंगा कि मैं इसको 1 साल के अंदर पे कर दूँ। इट इज नॉट, अगर मान लीजिए किसी का 20 lakhs का लोन है, उतनी सैलरी नहीं है, हाउ कैन दे पे 20 lakhs in 1 year? So it should not be unrealistic, it should be attainable. Wait, next, which is the next one, which is realistic. Realistic goal set करो, because जो हमने बोला financial peace maintain करना है, stress नहीं लेना है, demotivated हो जाएंगे वरना। And the timing of the goal is very important. एक long term goal को एक short term goal बनाने की कोशिश मत करो, एक short term goal को जबरदस्ती खींच के long term मत बनाओ। So that is, और बाकी आपसे मैंने फाइनेंशियल गोल्स डिस्कस कर लिया है, सो यू कैन टेल मी व्हाट स्पेसिफिकली और व्हाट यू आर आस्किंग स्पेसिफिकली। फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके, लेट मी सी देन। फाइनेंशियल गोल्स हमने डिस्कस किया था, आई टेक अ ब्रीफ ले सकती हूँ मैं, थोड़ा वी स्टिल हैव सम टाइम। ओके, so I'm repeating briefly, मैं डिस्कस करूंगी फाइनेंशियल गोल्स which we have done this in the previous class. Setting different financial goals for the short term, mid term and long term. जैसे हमने सेविंग्स की बात की ना, कि शॉर्ट टर्म में इतना सेव करेंगे, लॉन्ग टर्म में इतना करेंगे, मिड टर्म में इतना करेंगे, सिमिलरली फाइनेंशियल गोल्स भी, मैं शॉर्ट टर्म में मेरे एक्सपेंसेस इतने होने चाहिए, मेरा एक्सपेंडिचर इतना होना चाहिए, मिड टर्म यानी कि चलो 1 साल से 3 साल तक, शॉर्ट टर्म इज विद इन 1 year, लॉन्ग टर्म इज मोर देन 5 years, which can be related to हाउसिंग और कोई भी अगर किसी को मेजर एसेट खरीदना है। The goal should be realistic so as to have a strong likelihood of achieving them. जो बोल रहे हैं हम, realistic होना चाहिए. An overly ambitious plan should not be made as it can lead to demotivation and loss of interest in the financial planning. So that is very important again. ठीक है? Set the level of wealth you wish to attain to a realistic level to develop a more viable plan. Prioritize financial goals and do not confuse wants with needs. Needs और wants का मतलब होता है, जैसे हमने बोला कि आपका रेंट इतना जाना ही जाना है, क्लोथिंग का इतना है, फूड का इतना है, बट आई वॉन्ट टू बाय अ कार, वो मेरी वॉन्ट है, अगर वो मेरी नीड नहीं है, वो मेरी वॉन्ट है। नीड मेरे पास एक बाइक है अभी, मुझे कार लेना है, मैं वो मेरी उसमें से नीड क्या है, मेरी वॉन्ट क्या है, आइडेंटिफाई दैट। ओके, पर्सनल फाइनेंशियल प्लान क्या होता है? इट इज अ प्लान दैट स्पेसिफाइज दोज फाइनेंशियल गोल्स which describes your spending, your saving, your financing, your investing plans that are intended to achieve those goals. So that is like your whole process of doing different things to maintain your financial situation. इसमें मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक गोल है, मेजरेबल है, रियलिस्टिक है, अटेनेबल है,
अब तक गोल हो जाएगा, वो होना चाहिए. नाउ सेटिंग दोज फाइनेंशियल गोल्स, उसका भी एक प्रोसेस है. दैट यू आइडेंटिफाई योर गोल्स, यू प्रायोरिटाइज कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद ईच गोल, set a timeline for each goal, evaluate how much to save in each month and finalize the goals. Okay, अब इसमें फिर स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग के हैं, ये सारा हम कर चुके हैं. सो फाइनेंशियल गोल्स आपके बेसिकली यही हैं कि स्मार्ट होना चाहिए. यू शुड नो टाइप्स ऑफ दोज गोल्स, आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका मिड टर्म गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल, एंड देन you are first identifying them as that, then you are prioritizing which one is more important for me. Repayment of a loan is more important or buying a car is more important. ठीक है, repayment of an education loan is more important or taking another home loan to buy a house is more important. Understand the financial cost associated with each goal. हर गोल का आपका एक खर्चा है. अगर आपको कार लेनी है, उसका लोन है, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट है, दैट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट. अगर आपको एक ट्रैवल प्लान करना है तो उसके जितने खर्चे होंगे, द फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद a person wants to go to Andamans, uski cost of the goal is to go to Andamans for 10 days, what is the cost of that? Set a timeline for each goal. I have an education loan, I want to pay it in 10 years or 5 years. Evaluate how much to save each month, which is basically has been our throughout the 1 hour lecture, and then finalize your goals. तो ये एक सिस्टम होता है, ये एक प्रोसेस होता है of your financial goals. I hope it is clear now. Book का name Introduction to, one second, it's Personal Finance or Financial Planning. It's why IIBF Taxman's publisher है. It's easily available, आपको मिल जाएगा. नहीं तो आपका जो भी आपको यूज करना है for your BCom 5th semester is good enough. It's Introduction to Personal Finance. Yeah, Introduction to Financial Planning. दूसरी एक और बुक है Personal Finance के नाम से. दोनों बुक्स आप कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Introduction to Financial Planning by Indian Institute of Banking and Finance. The second book is simply Financial Planning by Madhu Sinha. दोनों में से एक टैक्समैन की है, एक मैकग्रॉ-हिल है. Whichever you want to use, you can use. बाकी आपको you can refer those PPTs. Also, बुक में से भी पढ़ो. I hope फिर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से. Any other doubt? Okay. Okay, so that's all for today. We'll meet in the next class with the next topic. Thank you.